जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने उत्तर भारत का जो प्राचीन इतिहास था उसके लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके वो वीडियो चेक कीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस में आप हिस्ट्री पढ़ोगे तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आपको याद करने में आसानी भी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज दक्षिण दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम मेनली आज की इस वीडियो में चेर, चोल और पांड्य इन तीन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको 100 ईस्वी से लेकर के और 1200 ईस्वी तक माना गया है। सबसे पहले आता है हमारा संगम काल, जिसको 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक हम मानते हैं कि जो ये 200 साल थे इनमें एक संगम काल हुआ था। तो इनमें मेनली तीन वंश थे जिन्होंने शासन किया था। ये थे चेर, चोल और पांड्या। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, संगम काल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, संगम जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। संगम का मतलब क्या होता है? सभा। संगम काल का समय 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक माना गया है। तो क्या होता था? प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। वो सभाएं आयोजित करते थे, काफी सारे कवि, काफी सारे विद्वान इकट्ठे होके, और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई थी। और इन्हीं तमिल साहित्यों को क्या कहा गया है? संगम साहित्य कहा गया है। जो कवि ये रचना वगैरह करते थे प्राचीन काल में इकट्ठे होकर, उनको संगम साहित्य कहा गया है। 8वीं सदी में तीन संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब संगम मतलब सभा, तो तीन सभाओं का यहाँ पे वर्णन मिलता है। और तीनों ही सभाओं का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? ये पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, पहला संगम, प्रथम संगम, ये मदुरा मदुरा जो आज के टाइम में मदुरई है, उस टाइम पे उसको मदुरा बोलते थे। तो इस स्थान पे आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगातियार। अगातियार को दोस्तों ऋषि अगस्त्य भी बोलते हैं। तो जो प्रथम संगम था वो मदुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगातियार। जो द्वितीय संगम है ये कपटपुरम या अलेवे में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? ये थे तोलका पियार। तीसरा जो संगम था, तीसरी सभा, इसका कौन सा स्थल था? ये भी मदुरा था दोस्तों, जो आज के टाइम पे मदुरई है तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरार। जो पहला प्रथम संगम है और तृतीय संगम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम संगम कहाँ पे आयोजित हुआ था, या अध्यक्ष का नाम पूछ लेता आपसे, और तृतीय, ये दोनों काफी बार पूछे गए हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे दोस्तों, संगम काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। संगम युग के दौरान हमने तो पढ़ा कि दक्षिण भारत पर तीन राजवंशों, चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन से तीन राजवंश थे 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच? ये थे चेर, चोल और पांड्य। ये जो तीनों वंश थे दोस्तों, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। ठीक है, ये हमारा जो हमने यहाँ पे दर्शाया गया है, ये हमारा दक्षिण भारत है सारा का सारा। यहाँ से कृष्णा नदी बहती थी और एक कृष्णा नदी के दक्षिण में यानी कि नीचे की साइड तीनों वंश थे। जो चेर था वो जहाँ पे आज केरल है वहां पे चेर वंश होता था। और जहाँ पे आज के टाइम में आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना उड़ीसा वाला एरिया है, यहाँ पे चोल बसते थे। और जो पांड्य थे वो आज के टाइम में जो तमिलनाडु है उस एरिया को इन्होंने कवर कर रखा था पांड्यों ने। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं चेर, चोल और पांड्यों के बारे में। सबसे पहले चेर राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। ये संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन वंश था जो चेर वंश था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। और केरल का प्राचीन नाम भी दोस्तों क्या था? चेर। जहां पे आज के टाइम में केरल है उसको प्राचीन टाइम में चेर बोलते थे। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। नाम ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, राजधानी और संस्थापक दोस्तों पक्का पूछे जाते हैं। तो वंजी या करूर इनकी राजधानी थी। किनकी? चेरों की। इनका प्रतीक क्या था दोस्तों? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इनका प्रतीक क्या था। इनका प्रतीक था धनुष। जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि जो चेर थे इनका प्रतीक था धनुष, और जो पांड्य थे इनका प्रतीक था मछली, और जो चोल थे उनका प्रतीक था बाघ। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे, इतिहास में चेर कवियों ने
सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है। सबसे महान चेर राजा किसको बताया दोस्तों? सेन गुटवन, जिसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कणगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। कणगी पूजा की शुरुआत किन्होंने की थी? ये की थी सेन गुटवन, जो इनको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था आदि गेमान। आदि गेमान और सेन गुटवन ये दोनों शासक हैं। इनको इनको ही ध्यान रखना है बस आपको। यहाँ इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपली क्वेश्चन यही पूछता है कि ये जो राजा था ये किस वंश से बिलोंग करता था। तो ये चेर वंश से बिलोंग करते थे, सेन गुटवन और आदि गेमान। इसी आदि गेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? आदि गेमान ने, जो चेर वंश से बिलोंग करता था। तो हमने चेर वंश के बारे में पढ़ा। मेनली आपको एक प्रतीक ध्यान रखना है। क्या प्रतीक था? धनुष। कहां पे ये स्थित था? प्राचीन केरल में ये स्थित था। और ये दो शासक सेन गुटवन और आदि गेमान, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। सेन गुटवन को क्या बोला जाता था? लाल चेर इनको बोला जाता था। और दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? ये आदि गेमान ने की थी। बस इतना ही आपको याद रखना है। किसी भी वनडे एग्जाम में यहां से बाहर और क्वेश्चन नहीं आने वाला। आगे देखते हैं दोस्तों चोल वंश के बारे में। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश काफी प्रसिद्ध हुआ है। चोल वंश का इतिहास तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है, यानी 300 ईस्वी के आसपास। उसके बाद पांड्य जो थे, उनकी शक्तियों के कारण इनका पतन हो गया था। पांड्य ने इनको हरा दिया था और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। हम दोस्तों जो चोल वंश है इसको दो बार डिस्कस करेंगे। एक अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन जो 9वीं शताब्दी आएगी उसमें काफी सारी चीजें चोलों के बारे में डिस्कस करने को मिलेंगी। जैसे उस टाइम के बहुत से चोल मंदिर जो बहुत ही फेमस हैं आज के टाइम में, जो काफी पुराने हैं, वो भी 9वीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजेंद्र चोल, राजा राज चोल जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था, वो सारे हम 9वीं शताब्दी में पढ़ेंगे। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी कहां से मिलती है? ये पाणिनि के द्वारा जो रचित थी अष्टाध्यायी, इस रचना से प्रथम जानकारी इनकी मिलती है चोल वंश की। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। इनके सभी के लास्ट में क्या है दोस्तों? र है या उर है इनके तीनों के लास्ट में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जिनके लास्ट में उर है वो चोलों की राजधानी थी। मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। ठीक है। चोलों का प्रतीक क्या था दोस्तों? बाघ था, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ काफी इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के दोस्तों दो प्रमुख शासक हैं। पहला करिकाल, दूसरा एलारा। नाम थोड़े टिपिकल लग सकते हैं, लेकिन 3-4 बार रिवीजन करोगे ना अच्छे से तो आपको याद हो जाएंगे। आपको पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। उसी पीडीएफ को 2-3 बार रिवाइज कर देना, टॉपिक कभी नहीं भूलोगे आप। ये कौन से दो शासक थे? करिकाल और एलारा। करिकाल दोस्तों चोलों का पहला महानतम शासक था। क्या नाम है? करिकाल। इसने क्या किया था? कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी के किनारे बांध किन्होंने बनवाया था? ये करिकाल ने बनवाया था। और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसको कावेरी पत्तनम बोलते हैं, इसका निर्माण भी करिकाल ने इसी काल में करवाया था। ठीक है। तो उस टाइम के दोस्तों ये दो ही मेन शासक थे, बाकी शासक हम 9वीं शताब्दी में पढ़ेंगे। दूसरा एलारा है। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। इतना ही याद रखना है बस आपको करिकाल और एलारा के बारे में। दो शासक थे उस टाइम पे। आगे पढ़ते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। जहां पे आज का हमारा तमिलनाडु है, ये वाला एरिया, वहां पे उस टाइम पे पांड्य वंश का शासन होता था। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है? मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका, वहां से इसकी प्रथम जानकारी हमें मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन करवाया था, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। पांड्य वंश दोस्तों मातृसत्तात्मक था। ठीक है। मातृसत्तात्मक मतलब औरतों को उच्च दर्जा दिया जाता था। सारे इंपॉर्टेंट काम, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन उनकी सलाह से ही लिए जाते थे। इनकी राजधानी दोस्तों मदुरई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरई। इनका प्रतीक क्या है दोस्तों? मछली। जो हमने डिस्कस किया कि मछली इनका प्रतीक है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चेर। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था धनुष। उसके बाद हमने डिस्कस किया चोल, उनका प्रतीक था बाघ। और जो अभी मैं डिस्कस कर रहे हैं ये पांडे, इनका प्रतीक था मछली। इसको तो आप याद रख ही सकते हो, क्योंकि हमने महाभारत में पढ़ा है पांडवों में अर्जुन होता था, उसके स्वयंवर के अंदर क्या हुआ था? मछली की आंख में उन्होंने तीर मारा था, तो उससे आप याद रख सकते हो।
इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। नोडियोन किस वंश का शासक था? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पांड्य वंश का शासक था। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। कौन सा साम्राज्य? पांड्य साम्राज्य। आगे चलकर दोस्तों 5वीं शताब्दी के अंत में पांड्यों की शक्तियां कमजोर होने लगी और इस वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। अब संगम काल में दो प्रमुख साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम, इसकी रचना किन्होंने की थी? तोल्काप्पियर ने। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो तोल्काप्पियम है ये कौन सा साहित्य है, मतलब कहाँ का साहित्य, किस वंश से रिलेटेड ये साहित्य है? तो ये संगम काल का साहित्य है, सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य तोल्काप्पियम। किसने लिखा था? तोल्काप्पियर ने। उसके बाद शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इसकी रचना किन्होंने की थी? इसकी रचना की थी इलांगो आदिगल ने। इलांगो आदिगल, 2-3 बार नाम बोलोगे याद हो जाएगा। इलांगो आदिगल, शिल्पाधिकारम। ठीक है, ये दो मेन साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। और जो दूसरे वाला है शिल्पाधिकारम, ये बौद्ध साहित्य है दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन। मुरुगन नाम याद रखना, तमिलों के ये प्रमुख देवता थे। तो दोस्तों हमने दक्षिण भारत के राजवंशों में जो 100 से लेकर 300 ईस्वी तक का शासन था वो आज डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक का शासन किसका था। वहां पे हम डिस्कस करेंगे चालुक्यों के बारे में, पल्लवों के बारे में और चोलों के बारे में दोबारा से हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर करना। हम बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और A to Z आपको PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।